जय दोस्तों, कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल में आपका अभिनंदन और स्वागत है। हम करंट अफेयर्स और उनकी एनालिसिस, लीडरशिप और मोटिवेशन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने वीडियो अपलोड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। आप इनको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ था फरवरी में, और तकरीबन अभी 8 महीने हो गए हैं। वो युद्ध अभी भी किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है। जिस समय पुतिन ने ये डिसाइड किया था कि यूक्रेन के ऊपर हमला करना है, और जब हमला किया गया तो जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट या एनालिस्ट वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये 10 से 15 दिन तक ही युद्ध चलेगा और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रशिया की जो पावर है उसके सामने यूक्रेन कहीं भी टिक नहीं सकता था। लेकिन यूएसए ने अपने नेटो कंट्री के साथ मिलके जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट किया, उनको वेपन दिया, इक्विपमेंट दिया, फाइनेंशियल मदद की, उसके बाद सैटेलाइट का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली, मिसाइल्स दिए, तो अभी भी इतने नुकसान के बाद, जिसमें दोनों तरफ की फौज और सिविलियंस को नुकसान हुआ है, यूक्रेन से तकरीबन 5 से 6 लाख मिलियन लोग जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जा चुके हैं, लेकिन नतीजा अभी कुछ भी नहीं निकला है। अभी कुछ दिन पहले पुतिन ने एक मास्टरपीस दांव खेला था, जिस पे उन्होंने यूक्रेन के 4 रीजन, जिनके नाम हैं लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़फरोफेबिया, इसके ऊपर अपना कब्जा डिक्लेयर कर दिया। वहाँ पे उन्होंने रेफरेंडम कराया, जिसमें तकरीबन 95% लोगों ने ये बोला कि वो रशिया के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम साउथ यूक्रेन की बात करें तो वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बेसिकली रशियन हैं। अभी इस मूव का दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या न्यूक्लियर वॉर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इस मूव से रशिया यूक्रेन का 15 से 18% जो एरिया है वो अपने कब्जे में ले लेगा, और ये जो एरिया है ये रशिया का एक हिस्सा बन जाएगा, जिसमें रशियन फोर्सेस तैनात रहेंगी। और कोई भी अगर इसके ऊपर हमला करता है इन रीजन्स के ऊपर, तो वो कंसिडर किया जाएगा कि ये हमला रशिया के ऊपर हो रखा है। उस हालत में रशिया ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए न्यूक्लियर वॉर का भी इनिशिएशन कर सकते हैं। दूसरा, रशिया ने 2014 में क्रीमिया को कैप्चर किया था, और ये जो एरिया है ये साउथ ईस्ट में पड़ता है। और अगर हम ये चारों रीजन की बात करें तो ये एक किस्म का कंटिग्यूस लैंड एरिया है, जिससे रशिया अपना दबदबा जो है वो बना सकता है, और उसके लिए ब्लैक सी जो एक वार्म वाटर पोर्ट है उसके ऊपर भी इनको एक्सेस मिल गया है, जहाँ से ये ट्रेड कर सकते हैं, अपनी नेवल पावर का प्रोजेक्शन कर सकते हैं और यूक्रेन को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रशिया की जो वल्नरेबिलिटी है नेटो कंट्रीज़ की, तो उसके लिए भी ये जो एरिया है ये एक किस्म का बफर जोन या डेप्थ प्रोवाइड करेगा रशिया के ईस्टर्न साइड में। तो ये रशिया का एम भी पूरा हो गया है, और रशिया ने अपने लोगों को जो युद्ध का आगाज़ दिया था उसका परिणाम भी वो ये कह सकते हैं कि हमने इतना एरिया जो है अपने कब्जे में ले के उसको रशिया का हिस्सा बना दिया है। सो डोमेस्टिक ऑडियंस आल्सो विल बी हैप्पी। अभी जहाँ तक हम बात करें यूक्रेन का और यूएसए और नेटो कंट्रीज़ का क्या रिएक्शन है, तो ये बोल रहे हैं कि ये एक बहुत ही वायलेंट चीज़ रशिया ने की है और उसको ये नहीं करना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी उन्होंने रिजोल्यूशन लगाया है जिसमें भारत ने अपने आप को एब्सेंट किया था। अभी क्या यहाँ से चीज़ें एस्केलेट करेंगी, क्योंकि येलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो फास्ट ट्रैक पे नेटो की मेंबरशिप ले लें, क्योंकि
अभी तक जहाँ तक बूट्स का सवाल है, आर्मी बूट्स का, वो यूएसए और नेटो कंट्री नहीं उतार पाएंगे जब तक यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। और क्या इस समय सिचुएशन इस हद तक एस्केलेट हो जाएगी कि कल को हम ये सोचते हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो? मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कंट्री इस समय, यूएसए हो, चाइना हो, रशिया हो, वो न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते हैं। अभी भारत के ऊपर इम्प्लीकेशन क्या है कि ये चाइना को एक तरीके से ये एनकरेजमेंट मिलेगी, और ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे अरुणाचल और गलवान एरिया के अंदर, लेह लद्दाख में, वो बढ़ जाएं। उसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा और हर किस्म के प्रिवेंटिव जो एक्शंस हैं वो लेने पड़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।